हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जो भी है अपना क्लिक कर लेना। तो बात करते हैं, अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका हमने एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया था, देख लिए होंगे आप। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। फ्लूइड मशीनरी में जो पार्ट हम पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इस वजह से मैंने इसको क्या कि सेपरेट मैंने 2 वीडियो इसके बनाए हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला वीडियो है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पूरा कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। और इसमें आप देखोगे कि हम जो हेड वगैरह है इसके बारे में देखेंगे, और फिर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो भी था, इसमें इफ़िशियंसी वगैरह के बारे में भी हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने क्या क्या देखा था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं उसमें जो भी टॉर्क हमने फाइंड किया था, प्रूफ किया था ना, टॉर्क का फार्मूला वगैरह जो हमने फाइंड आउट किया था वो, और उसके बाद से पावर का फार्मूला था वो। तो इस तरह की जो 2-4 चीज़ें थी, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमने टॉर्क का फार्मूला फाइंड किया था वो कुछ ऐसे था, ठीक है। ये था मास फ्लो रेट था, और यहाँ पर हमने लिखा था VW2 R2 माइनस VW1 R1, ठीक है। तो ये 1 जो आपने सफिक्स आप देख रहे हो 1, तो ये किसके लिए, ये इनलेट के लिए, और 2 किसके लिए, आउटलेट के लिए, ठीक है। तो जो वेल वेलोसिटी थी, मतलब VW1 था, वो इनलेट के लिए क्या था, 0 था, ठीक है। मतलब वहाँ पे इनलेट पे क्या था, 0 था ये। तो यहाँ पे इस फार्मूले में हमने पुट किया था, और उसके बाद से जो हमने टॉर्क का फार्मूला फाइंड किया था वो कुछ इस तरीके से था, m.VW2 और आप देखोगे R2, ठीक है। तो इस तरीके से था। और फिर मास फ्लो रेट के हमने क्या किया था, डेंसिटी के और डिस्चार्ज के फॉर्म में कुछ हमने इस तरीके से दिखा रखा था, ठीक है। डिस्चार्ज के फॉर्म में इस तरीके से जो फार्मूला आता था, इस तरीके से ये चीज़ हमने पढ़ा था। और ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा हमने पावर के बारे में पढ़ा था, और पावर हमने कितना फाइंड किया था, ठीक है। पावर हमने फाइंड किया था रो क्यू VW2 और U2, ठीक है। U2 था यहाँ पे। अब देखो दोनों फार्मूले में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रो क्यू और VW2, रो क्यू VW दोनों में सेम है। बट हमने टॉर्क के लिए क्या किया, यहाँ पे आउटलेट का जो R2 का हमने मल्टीप्लाई किया, जो रेडियस है, ठीक है। आउटलेट पे हमने इसका रेडियस का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने जो पेरिफेरल वेलोसिटी थी आउटलेट का था, या फिर जो 0.2 का था आउटलेट का था, हमने उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई। बस सिंपल सा यही एक डिफरेंस है दोनों फार्मूले में, बाकी क्या है कि सेम है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से पंप को बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया था कुछ, ये क्या थी, हमारी सेफ्ट थी। इसके ऊपर ये हमने इम्पेलर को डिज़ाइन किया था, कुछ ऐसे था, कैसे था, कुछ हमने इस तरीके से इसको ऐसे डिज़ाइन कर रखा था। कुछ क्या, किस तरह की वेन थी यहाँ पे थी हमारी बैकवर्ड कर्व्ड वेन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने जो फिगर बना रखा था, और यहाँ पे केसिंग बना रखा था, जो क्या था कि इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की पे डिपेंड करता था, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनाया था। और यहाँ पे था आपका सक्शन पाइप थी इस तरीके से, और ये था आपका संप था, ये क्या था, संप था, ठीक है। और हमने जो हेड वगैरह के बारे में लिखा था, या फिर जो हमने हेड का कैलकुलेशन किया था, आप देखोगे कि जो सेफ्ट था हम उसके मिड पॉइंट से किया था, ठीक है। तो इसको हमने बोला था सक्शन हेड है ये, ठीक है। और इसके ऊपर क्या था आपका, इसके ऊपर हमारा था डिलीवरी हेड था, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें थी इसको हमने क्या किया था कि आपको एक्सप्लेन किया था कैसे होता है। तो एक थोड़ी सी और हम इसके बारे में बात करते हैं कि एक पंप में एक टर्म आता है प्राइमरिंग, क्या मतलब किसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में प्राइमरिंग जानना चाहते हो या फिर आप देखना चाहते हो, तो आप अगर गांव वगैरह में जाओ तो वहाँ पे देखोगे जो वो पंप सेट लगाते हैं या फिर खेतों में पानी वगैरह के लिए, तो सबसे स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कि पहले इसमें पानी डालते हैं। पंप में जो डिलीवरी हेड है या फिर जो डिलीवरी पाइप है, इसमें क्या करते हैं, वो पानी डालते हैं पहले, ठीक है। उल्टा इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद से फिर जब ये भर जाता है, ठीक है, तो जब इन्हें लगता है ये भर गया, तो फिर वो क्या करते हैं, तब जाकर को वो मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद से ये क्या कर वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसी को प्राइमरिंग कहते हैं। मतलब स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसमें वाटर डालते हैं, ठीक है, इसको भर देते हैं वाटर से, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे जो इम्पेलर है इसका आई है, या फिर जो सेफ्ट है ना, यहाँ पे हमें प्रेशर जो है कितना मतलब कितना कम करना होता है, कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है, या फिर आप यहाँ पे कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यह जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इससे अगर यहाँ पे कम प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो फिर ये वाटर क्या है ना, ऊपर की तरफ सक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम प्राइमरिंग वाला वो जो प्रोसेस है वो करते हैं, ताकि वो और अच्छे तरीके से हो जाए, प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है, वो जल्दी से हो जाए। इस वजह से हम प्राइमरिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें कि यहाँ पे प्रेशर देखो होता कितना है, कितना होना चाहिए, मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितना होना चाहिए, तो जनरल सी बात है जो मैंने आपको पहले लास्ट वाले वीडियो में भी बता रखा था, कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है, जो इम्पेलर का आई है, यहाँ पे क्या है, तो प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। या फिर जो भी यहाँ पे संप है, यहाँ पे जो प्रेशर है उससे कम होता है।
तो एक कितना कम होना चाहिए प्रेशर, ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर कम करते चले जाएं और ऐसा हो कि वाटर क्या हो कि इम्पेलर आई पे या फिर शाफ्ट को जैसे ही यहाँ पहुँचे और बॉयल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का यहाँ पे क्या होता है कि एक कंसेप्ट आता है कि वेपर प्रेशर होता है क्या। देखो वेपर प्रेशर एक थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आप सिंपल एक कंटेनर लेना इस तरीके से, ठीक है, इसको ऊपर से क्लोज कर देना इस तरीके से, इसको क्या करना कि वाटर से फिलअप कर देना ऐसे, ठीक है ना। फिर आप इसको क्या करना कि हीट करना। अब जैसे देखोगे हीट करोगे तो इसमें क्या वेपर जनरेट होना शुरू हो जाएगा और ये वेपर क्या करेगा ना कि रिवर्स मतलब उल्टा इस पे प्रेशर जनरेट करने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक जनरल सी डेफिनेशन है, आपको बता दिया मैं, ठीक है। ये होती है वेपर प्रेशर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेपर प्रेशर से, ठीक, आप प्रेशर कम कर रहे हो और वेपर प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। अगर वाटर की हम बात करें कि अगर हमारा यहाँ पे जो फ्लूइड वाटर है तो वाटर के वेपर प्रेशर से कम प्रेशर यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो इस केसिंग में क्या हो जाएगा, जाने से मतलब जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा वो वेपराइज कर जाएगा। और आप याद करो जब मैंने आपको सीफोन के बारे में पढ़ाया था, जो भी सिम्फोन के बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि जो वेपर प्रेशर जैसे प्रेशर कम होगा वहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जो जो डिस्चार्ज है, जो फ्लो है, वो वहीं पे क्या होता है, रुक जाता है, स्टक कर जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्टक कर जाएगा, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो वेपर प्रेशर तो चलो मैं ठीक है आपको बताता हूँ कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेज का चेंज हो जाता है। अगर हम प्रेशर को कम करें तो जैसे मान लो कि अगर हमने 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कर दिया तो अब इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाएगा, मान लो वो 70 डिग्री हो गया या फिर आप मान लो इसको 80 डिग्री, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा प्रेशर, मतलब ठीक है, जिसको बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब क्या कि इतने डिग्री टेम्परेचर पर जैसे पहुंचेगा ना तुरंत वाटर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर हमें कितना कम करना है, इतना कम करना है कि वो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना उससे क्या होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें बस मेंशन करनी है या फिर ये चीज़ हमें थोड़ा सा नोटिस करना है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि प्रेशर कितना कम होना चाहिए, ठीक है, कितना नहीं कम होना चाहिए। तो उससे पहले आपको मतलब वो चीज़ बताने से पहले हम क्या करेंगे कि इस पर हम जो भी आपका हेड वगैरह के बारे में थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रेशर कितना कम होता है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इम्पेलर की आप आई देख रहे हो ना, इस पर मान लो ये 2 कर लेते हैं और जो सम्प है उसको हम 0.1 कर लेते हैं। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो ये डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद से जैसे ही हमें प्रेशर के बारे में या फिर उसी को हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, तो उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हेड के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको बर्नौली का इक्वेशन याद होगा, ठीक है, बर्नौली का इक्वेशन क्या था कि बर्नौली का इक्वेशन ऐसा था, P डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस जेड, ठीक है। तो ये था और ये कितना था, कांस्टेंट था। ये कितना आ रहा था, ये इसके बाद कांस्टेंट आएगा या फिर भी इक्वल टू कर लो P2 तो उससे कोई मतलब कि है नहीं। चलो ये यहाँ तक आप समझो, ये था क्या, कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको बोलते थे हम क्या, प्रेशर हेड। इसको हम क्या बोलते थे, प्रेशर हेड। इसको बोल दो क्या बोलते थे हम, वेलोसिटी हेड। इसको हम क्या बोलते थे, वेलोसिटी हेड। और अब इसको क्या बोल सकते हो, डेटम हेड, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, डेटम हेड बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, डेटम हेड। तो ये इतने तरह के इसमें 3 हेड हुआ करते थे। और जब हमने फार्मूला प्रूफ किया था, ये कैसे हमने प्रूफ किया था, ये जो जितने भी हेड है ना, ये हैं आपके पर यूनिट वेट है, ठीक है, पर यूनिट वेट है। जैसे प्रेशर हेड, तो जब इस फार्मूला को हमने ड्रॉ किया था तो ये क्या था, हमने पर यूनिट वेट के हिसाब से किया था, पर यूनिट वेट के हिसाब से किया था, ठीक है ना। तो आप इसी को याद रखना, पर यूनिट वेट के हिसाब से। अगर हम बात करें कि पंप की अगर हम बात करें तो जैसे कि एनर्जी पर यूनिट वेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाई हम करते हैं फ्लूइड का वेट, ठीक है, फ्लूइड का वेट हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया। तो ये एनर्जी पर यूनिट वेट हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया। जैसे कि ये था, ये भी क्या था, प्रेशर हेड, एनर्जी पर यूनिट था, ये भी एनर्जी पर यूनिट वेट था, ये भी क्या था, एनर्जी पर यूनिट वेट था, ये भी पर यूनिट वेट था, ठीक है। बात हम एनर्जी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एनर्जी पर यूनिट वेट हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस केस में भी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि जो एनर्जी हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाई हम कर देंगे इसको टाइम डिवाइडेड बाई, अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें, वेट डिवाइडेड बाई टाइम। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और इसको हम रहने देते हैं वैसे, वेट पर यूनिट टाइम हम इसको अभी रहने देते हैं,
ठीक है, इसको अभी क्या करते हैं हम रहने देते हैं। अब आप देखोगे कि वेट पर यूनिट टाइम, ये तो चलो आपको समझ में आएगा कि वेट पर यूनिट टाइम हम कैसे करेंगे, ये भी हम देख लेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो पावर, ठीक है, अब बात हम किसकी कर रहे हैं, इम्पेलर की, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पावर जनरेट होती है या फिर पावर जो हमें देनी पड़ती है वो किस पे, इम्पेलर पे हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो पावर है उस किसके करस्पॉन्डिंग है, ये इम्पेलर के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे जो हम पावर की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, इम्पेलर की पावर रखेंगे। और इम्पेलर की पावर कितनी थी, इम्पेलर की पावर थी आपकी रो क्यू, ठीक है, VW2 और U2, ठीक है, ये थी इम्पेलर की पावर। और जो वेट पर यूनिट टाइम था वो कितना हो जाएगा आपका, रो क्यू इंटू जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। आप समझो इस चीज़ को, वेट पर यूनिट टाइम तो आपका ये हो गया, या फिर जो मास फ्लो रेट था उसमें क्या था, जी का मल्टीप्लाई करो तो वो हो गया वेट पर यूनिट टाइम, ठीक है। वो हो गया कितना, वेट पर यूनिट टाइम। और इसके बाद से आपका यहाँ पे रो की, ये हो गया आपका इम्पेलर का पावर। इतना चीज़ तो क्लियर है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखोगे कि रो से रो को हम इसको क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, क्यू से क्यू को कैंसल आउट करते हैं। और हमें एक फाइनली एक फॉर्मूला मिला, VW2 और U2 डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला मिला ना, ये क्या है, ये हेड है। कौन सा हेड है, इसको हम बोलते हैं यूलर हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूलर्स हेड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूलर्स हेड बोलते हैं, या फिर इसको आप ऐसे HE से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यूलर्स हेड हम इसको बोलते हैं। यूलर्स हेड का ये फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है, ये हेड है ना, ये इम्पेलर पे है। ये किस पे है, इम्पेलर पे हेड है ये। अगर हम बात करें कि जैसे ये हेड है, अगर इम्पेलर पे है तो जो केसिंग की तरफ अगर हम बढ़ें तो फिर फाइनली हमें कितना हेड मिलना चाहिए, मतलब ये तो पूरा इम्पेलर पे है, यहाँ भी इसमें कोई किसी तरीके हमने लॉसेस कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। अब बात करें कि एक्चुअल में हमें कितना मिलेगा, एक्चुअल में हमें कितना मिलेगा, तो देखो दो तरह के लॉस होते हैं। जैसे एक तो इम्पेलर तक जो पहुंचेगा, जो वाटर जो पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। और दूसरा क्या कहाँ लॉस होगा, केसिंग में जो वाटर सर्कुलेट करता है वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे ही होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो आपके पास यूलर्स हेड है VW2 U2 डिवाइडेड बाय जी, इसमें हम किसको किसको घटा देंगे, पहला तो हम इम्पेलर हेड को घटा देंगे, इम्पेलर हेड में सॉरी जो लॉस होगा इम्पेलर में, ठीक है, इम्पेलर हेड नहीं, यहाँ पे लॉस इन इम्पेलर, ठीक है, इसको हम घटा देंगे। उसके बाद से हम करेंगे यहाँ पे लॉस इन किसमें, केसिंग में, ठीक है। तो जो केसिंग का जो लॉस है होगा वो, और इसको कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं कि ये हो गया आपका इम्पेलर का और ये हो गया आपका केसिंग का हेड, ठीक है। तो इन दोनों, ये तो क्या है, ये दोनों लॉस हैं, इन दोनों को आप घटा दो। घटाने के बाद से देखो जो हमें मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक हेड बोलते हैं। या फिर इसको H और M से ऐसे कर देते हैं, HM से ठीक है, ये HM से हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये कैसा हेड होता है, ये होता है हेड गिवन बाय पंप, ठीक है। ये क्या पंप द्वारा दिया गया हेड है। ये हेड क्या होगा, ये हमें मिलता है सारे जब हमने लॉसेस को कंसीडर किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो जैसे कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, क्लासीफाई कैसे करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, कई टाइप्स के होते हैं, अलग अलग उसमें कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो किस तरीके से हम उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे या क्लासीफाई करेंगे। तो देखो उसको क्लासीफाई करने के लिए एक नया सा टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक स्पीड हम बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड होती है जिससे हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्पेसिफिक स्पीड को NS से डिनोट करते हैं। और जो फॉर्मूला होता है आपका N√Q, Q क्या है आपका, Q क्या है, डिस्चार्ज है, डिवाइडेड बाई मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि हमें इतना ही हेड मिलता है एक्चुअल में, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। और एक बार हम इसमें देख लेते हैं जो टर्म्स हैं क्या क्या है। तो N क्या होगा, N आपका हो जाएगा RPM में, रोटेशन पर मिनट में। और Q किस में हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, फॉर्मूले जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे लॉसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो हम जो क्या करते हैं कि पंप को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है। और सारी की सारी पावर हम स्टार्टिंग में कहाँ देते हैं, शाफ्ट के पास देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पावर की, तो ये हम तो एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये है आपकी पावर, ठीक है। ये कौन सी पावर हो जाएगी, ये आपकी शाफ्ट पावर हो गई। उसके बाद अब हम डिजाइन ऐसे, मतलब अब ऐसे इस तरीके से आप तीन तरह की पावर को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक तो देखो शाफ्ट पावर है, शाफ्ट पावर के बाद से हम इम्पेलर पे आते हैं, इम्पेलर पावर के बाद से हम आते हैं मैनोमेट्रिक पावर। जो फाइनली जो हमें मिलता है वो क्या होता है, मैनोमेट्रिक पावर होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये कितना होता है आपका, ये शाफ्ट पावर हो गया, ठीक है। ये कितना है, शाफ्ट पावर है,
ठीक है, शाफ्ट पावर है। शाफ्ट पावर के बाद से क्या हो जाए, वाटर कहाँ तक जाएगा, अब जाएगा वो इम्पेलर पे। तो अब बात करेंगे हम किस पे, इम्पेलर पे। ठीक है, इम्पेलर पावर की हम बात करेंगे, इम्पेलर पावर। इम्पेलर पावर हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, रो क्यू VW2 और U2, ये थी कितने, इम्पेलर पावर। और उसके बाद से क्या हमें मिला था, मैनोमेट्रिक पावर। मैनोमेट्रिक पावर जो सबसे फाइनली जब सारे लॉसेस को हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया था, रो क्यू जी H/M। ठीक है, HM आया था, H/M नहीं HM। ठीक है, ये मैनोमेट्रिक हेड। तो ये इस तरीके से हमें जो मिला था कि मैनोमेट्रिक हेड जो हमें मिला था, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो मैनोमेट्रिक हेड को भी। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर आपको ये बताया था, अगर आप थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो तो आपको इस तरीके से भी फॉर्मूला मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो चलो हम करके दिखा देते हैं। जैसे कि मैनोमेट्रिक हेड की अगर हम बात किए थे तो कितना था, HM इक्वल टू जो हमने लिख रखा था एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या था, पर यूनिट वेट था, एनर्जी पर यूनिट वेट था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करो कि HM, ठीक है, इसमें क्या करो, वेट का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे हम कर देते हैं एनर्जी हो गई। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे और ये क्या HM और ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका पावर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा। और वेट कितना हो जाएगा आपका, ये HM इंटू वेट हो जाएगा आपका M इंटू जी। इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे और ये कितना हो जाएगा आपका पावर। ठीक है, और ये देखो ये M/T के, ये M/T क्या है, मतलब ये क्या है, फ्लो, ये क्या है आपका, मास फ्लो रेट है। ये क्या है, मास फ्लो रेट है। ठीक है, तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आपको पावर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो क्यू जी, और आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो HM। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों चीज़ों का मतलब इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और आप जो फ्लो रेट है M, जो फ्लो रेट है जिसको हमने M डॉट से हम दिखाते हैं तो उसको वैल्यू आप रो क्यू लिख सकते हो। तो ये क्या हमें मैनोमेट्रिक हेड, मतलब मैनोमेट्रिक पावर के बारे में हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो ये 3 तरह की पावर यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो हमें पावर मिली थी, अब देखोगे कि शाफ्ट की पावर थी, सबसे ज़्यादा पावर थी जो शाफ्ट के पास थी। ठीक है, थोड़ा सा लॉस हुआ, जो इम्पेलर पे जब जैसे ही वाटर पहुंचा तो उसके पास और थोड़ा सा लॉस हो गया। और लॉस कितना हो गया, ये जो है ना, ये लॉस हो गए हैं, इसको हमने डिफाइन कर दिया, ये कितना हो गया, लॉसेस हो गए। अब जिसके पास इतनी पावर हो गई, इतनी पावर बची। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद से जैसे ही मैनोमेट्रिक और हमने थोड़ा और जो हमने केसिंग वगैरह का या फिर इम्पेलर का भी जो लॉसेस थे उसको कंसीडर किया था, हमारे पास और कम पावर मिली तो वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ये लॉस हो गया, ये कितना लॉसेस है। ठीक है, अब हमारे पास पावर कितनी बची, इतनी बची। तो ये फाइनली हमें इतना मिलता है। और आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप इस तरीके से मतलब कि डिफाइन कर सकते हो कि कैसे जो पावर जो लॉसेस होते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पर हम ये लिख सकते हैं, चलो ये बियरिंग वगैरह में लॉस हो जाता होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन किस तरीके लॉस हो गया, चलो बियरिंग में हो गया। और यहाँ पे किस किस तरीके का लॉस होने के बाद हमें मिला कि इम्पेलर में। ठीक है, इम्पेलर में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इम्पेलर और केसिंग में जो भी लॉसेस हो गए तो हमने इसको फाइनली मैनोमेट्रिक हमने फाइंड कर लिया था। जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि मैनोमेट्रिक हेड हमने जो फाइंड किया था, जिसमें हम क्या केसिंग और आपका यहाँ पे इम्पेलर हेड दोनों, मतलब इम्पेलर में जो लॉसेस थे हमने कंसीडर किया था। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो लॉसेस हैं, इस तरीके से आप मतलब चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं देखो इफिशियंसी की। ठीक है, लॉसेस वगैरह के बारे में हमने क्या कर लिया, और मैनोमेट्रिक हेड हो गया, यूलर्स हेड हो गया, इस तरह की चीज़ें हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि इफिशियंसी के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, कि इफिशियंसी को हम किस तरीके से मतलब कि फाइंड आउट करेंगे, तो उसको देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिक इफिशियंसी का। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसकी, अब ये सारे देखो फॉर्मूले ही हैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी की। ठीक है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी के जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, न्यू H से करते हैं। हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी होती है आपका मैनोमेट्रिक। ठीक है, मैनोमेट्रिक पावर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रूफ करके दिखाया कितना होता है, मैनोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाय जितनी पावर इम्पेलर पे होती है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय इम्पेलर पावर, डिवाइडेड बाय इम्पेलर पावर। ठीक है, तो मैनोमेट्रिक पावर कितनी थी, रो क्यू जी HM। ठीक है, मैनोमेट्रिक थी। और इम्पेलर पे कितनी पावर थी, रो क्यू VW2। अब देखो इम्पेलर की पावर आपको याद हो जानी चाहिए, इम्पेलर की पावर आपको सारी, मतलब अब तो सारी पावर जो भी फॉर्मूले थे आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ से रो क्यू से इसमें से रो क्यू कट गया, बचा क्या, जी
HM डिवाइडेड बाई VW2U2। तो ये आपकी हाइड्रोलिक इफिशियंसी हो गई, ठीक है। तो एक इफिशियंसी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब याद रखना आपको ये मैनोमेट्रिक है पावर डिवाइडेड बाई इम्पेलर पावर, याद रखना है आपको। ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछता भी है, ठीक है। अब फॉर्मूला तो देखो आपको ES वगैरह में या फिर गेट में पूछ देता है, बट इस SSC वगैरह में ना आपको डायरेक्ट यही पूछ देगा कि मतलब किसका किसका रेशियो होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी। इस तरीके से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी की। ठीक है, मैकेनिकल इफिशियंसी को इसको हम दिखाते हैं न्यू, ठीक है। इसको हम किससे दिखाते हैं, न्यू एम कर लो स्मॉल एम से, ठीक है। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, ये होती है आपका इम्पेलर पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाई शेफ्ट पे कितनी पावर है, ठीक है। डिवाइडेड बाई शेफ्ट पे आपको जो भी पावर है उसको हम क्या, उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है। इम्पेलर पावर कितना था आपका, फिर वही बात रो क्यू VW2U2, ये क्या थी, इम्पेलर पावर थी। और शेफ्ट पावर मान लो आपके पास कुछ भी, मान लो कि P था, कोई भी शेफ्ट पावर जैसे P था जो आप इनपुट करोगे, ठीक है, और पंप को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये दो तरह की इफिशियंसी यहाँ पे हो गई। जो तीसरी टाइप की होती है इफिशियंसी वो होती है ओवरऑल होती है, ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं अब, ठीक है। ओवरऑल न्यू ओ कर देना इसको, ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी क्या होता है आपका कि मैनोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाय शेफ्ट पावर, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेगा, मैंने अब ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाय शेफ्ट पावर है, और आप यहाँ पे देखो मैनोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाय क्या, इम्पेलर पावर। अगर हम हाइड्रोलिक इफिशियंसी और मैकेनिकल इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें ये टर्म्स नहीं मिल जाएगा कि मैनोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाय शेफ्ट पावर, ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो हाइड्रोलिक इफिशियंसी इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले हमें क्या करना था, हमें करना था हाइड्रोलिक पावर इंटू मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक पावर कितना था, यहाँ पे देखो मैनोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाई इम्पेलर पावर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप मैनोमेट्रिक, ठीक है, पावर डिवाइडेड बाई इम्पेलर पावर, ठीक है, इतना, हाँ, इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाई हो गया आपका इम्पेलर पावर, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसका करना है हमें, मैकेनिकल का, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर का हमें इफिशियंसी करना है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी कितनी है, इम्पेलर पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेफ्ट पावर, ठीक है। तो शेफ्ट पावर हो गई आपका, ठीक है। अब क्या करना है, ये इम्पेलर पावर से इम्पेलर पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा आपका मैनोमेट्रिक पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेफ्ट पावर, डिवाइडेड बाई शेफ्ट पावर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल इफिशियंसी। यही डेफिनेशन थी ओवरऑल इफिशियंसी का, ठीक है। यही डेफिनेशन थी ओवरऑल इफिशियंसी का। तो अब हमने ये भी आपको करके दिखा दिया, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में किसी तरीके का कोई कंजूसी ना करें, और अपना पूरे दरिया दिली को दिखाने के लिए या फिर दिखाते हुए आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं कि नया सा टर्म है, नया से टर्म में क्या है, वही है वो है जो प्रेशर के हम बारे में बात कर रहे थे कि कितना प्रेशर कम होना चाहिए ना, इम्पेलर पे कितना प्रेशर कम होना चाहिए केसिंग के अंदर, ताकि जो वाटर है वो क्या हो कि फ्लो कर जाए, मतलब सक हो जाए, और कितना कम होना चाहिए और कितना कम नहीं होना चाहिए। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए एक नया सा एक फिनोमिना दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट पॉजिटिव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है, जिसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं NPSH, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन है, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ पे मैंने फिगर आपको पूरे बना रखे, दोबारा मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। सारा कैलकुलेशन देखो यहीं पे करेंगे हम। अब देखो डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज क्या है कि आपका वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। यही डिस्चार्ज है जिसका यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्चार्ज के लिए, तो डिस्चार्ज कितना बराबर होगा जितना आपका शक होगा, जो भी जितना आपका मतलब वहाँ से संप से शक करेगा उतना सेम डिस्चार्ज वही डिस्चार्ज होगा जितना वो क्या करेगा, इम्पेलर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर डिलीवरी पे देगा वो, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि पाई, ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे मास फ्लो रेट, या फिर आप ये ऐसे कर सकते हो कि वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, अभी आप बोल सकते हो। तो पाई D1 B1
VF1, ठीक है। देखो V1 क्या है, ये विड्थ है, जो इम्पेलर है, जो ब्लेड है ना आपकी, उसकी विड्थ है, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई D2 V2 और यहाँ पे VF2, ठीक है। जहाँ पे आप यहाँ पे B क्या है आपका, ये हो जाएगा विड्थ ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो ये ब्लेड की क्या है कि विड्थ है, आप इसी को ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंट आप देख रहे हो, पहले से मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है, ठीक है। दोबारा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंटों पर, जहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 1 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, इन दोनों पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अब देखो तो पहला तो पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है ना। चलो लगाते हैं, बर्नौली इक्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो पॉइंट 1 अगर आप ध्यान दिए होगे तो वहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई रो जी, ये क्या था, एटमॉस्फेरिक था, प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2 प्लस लॉसेस, ठीक। कुछ ना कुछ तो लॉस होंगे, तो हम उस लॉस को क्या यहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे वाटर की जो वेलोसिटी है ना, वो कितनी है, V1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 है, ठीक है। प्रेशर क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जो हम डेटम को मेजर करेंगे ना, हम इसी को रिफरेंस ले लेते हैं यहीं से, ठीक है ना। हम यहीं से इसको रिफरेंस ले लेते हैं, आप इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। यहीं से हम क्या करेंगे कि रिफरेंस ले लेते हैं, यहीं से मेजर करेंगे। तो जो Z1 आपने देखा था फॉर्मूले में, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यही इसी को रिफरेंस लेके मेजरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी उस चीज़ को हम लिख देते हैं। तो V1 क्या था, 0 था, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और आप देखोगे Z1 भी क्या था, 0 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको आता है P1 डिवाइडेड बाई रो जी, ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2 प्लस HL। अब देखोगे आपकी जो Z2 है, Z2 क्या है कि वही Z2 आपका है, सक्शन हेड है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी हम Z2 रहने देते हैं, आप उसको सक्शन हेड कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप लगाना चाहते हो, ठीक। तो उस तरीके से हम इसको भी मतलब स्किप करना है। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि Z2 क्या है, Z2 आप जान जाओ सक्शन हेड है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हम डेटम से हमने मेजर किया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ना प्रेशर की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि ये जो P2 डिवाइडेड बाई रो जी है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P2 डिवाइडेड बाई रो जी को रहने देते हैं, और उसके बाद ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये जो टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, P2 डिवाइडेड बाई रो जी, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका P1 डिवाइडेड बाई रो जी, ये किस पे था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, ठीक है, माइनस माइनस हमें यहाँ पे कितना लिखना है, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2 प्लस जो लॉसेस थे, हेड लॉस था, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप ये देखोगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कितना भी होगा, जो भी होगा, इसमें से कुछ ना कुछ, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप P2 डिवाइडेड बाई रो जी आप फाइंड कर रहे हो, ये क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से लिख सकते हो, P2 डिवाइडेड बाई रो जी इज लेस देन P1 डिवाइडेड बाई रो जी, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये क्या है कि ये जो P2 डिवाइडेड बाई रो जी है, ये क्या है कि P1 डिवाइडेड बाई रो जी, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ से क्या होना चाहिए, ये कम है, तभी आपका वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ सक होगा। बट एक और कंडीशन है कि ये जो P2 डिवाइडेड बाई रो जी है, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका ज़्यादा होना चाहिए किससे, P1 डिवाइडेड बाई रो जी कर लो, जो वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे थे, उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ये इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर एग्जाम में जो पूछता है या फिर ऑप्शन दिए रहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि P2 डिवाइडेड बाई रो जी माइनस P डिवाइडेड बाई रो जी, ये वेपर प्रेशर का हेड हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये आपको एक इक्वेशन है, या फिर आप इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये P2 डिवाइडेड बाई रो जी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, लेकिन आपको जो वेपर प्रेशर है उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी जा करके आपका जो पंप है वो काम करेगा। अदरवाइज वो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज कर जाएंगे, और आपका जो इम्पेलर है, पंप है, मैकेनिकली वो क्या होने लगा, ये उसकी ब्लेड्स एरोड होने लगेंगी, ख़राब हो जाएंगी, और तो और पंप आपका काम भी नहीं करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको सिफॉन में पढ़ाया था, तो आपको बता रखा था।
तो यही सब चीज़ें हैं थोड़ी सी, और काफ़ी ये ईजी रहा। और आप देख सक रहे हो कि चीज़ें काफ़ी ईजी थी, जो मैंने आपको बताया काफ़ी आसान था, तो ये चीज़ें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद से देखो हम क्या करेंगे कि जो हाइड्रोलिक्स मशीनरी हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जो टरबाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखो हम सिर्फ फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीपली उसमें हम बात नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। सिर्फ फार्मूले बेसिक वो फार्मूले ही पूछता ही है। अगर आप बोलोगे तो अगर आपको चाहिए क्वेश्चन वगैरह चाहिए, तो आप जनरल सी बात है कमेंट कर देना, तो उसके बाद से मैं देखूंगा, उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा कि क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये सब चीज़ें करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सारा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए ही बना रखा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं चलते हैं और मिलेंगे अगली बार जब हमारा कोई वीडियो आएगा, तो फिर आप देखना उसे, चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलना मत, ठीक है ना।